तो मेरा नहीं ख्याल कि अफगान तालिबान इतने जो है कम उनके पास पावर है या कॉम्पिटेंस है कि वो उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकते, या दहशतगर्द जो है वो सामने आके तो बैठते नहीं। दूर दराज इलाकों में बैठे हुए एक दो प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के जहाँ पे इन टीटीपी वालों का ही कंट्रोल है। पोस्चर अपनाएं, ऑफेंसिव लॉन्च करें इनके खिलाफ रेगुलर तरीके से और फिर इनको जो है एलिमिनेट करें या स्मोक आउट करें। एक ही नेचर के लोग हैं, लड़ने झगड़ने वाले, खुद जंगों में लड़े रहते हैं। अगर जाग रहा तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देता। दूसरा ये है कि उनकी नेचर ऐसी है और वो उनका जो माइंडसेट है हाफिज किस्म का शुरू से, और वो ही एक माइंडसेट चला आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान दुरानी हूँ और आज के प्रोग्राम में अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग और इंडिया का उसमें रोल और खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ जावियों से जायजा लेंगे। मेरे मेहमान हैं ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब। वेलकम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो बातें चल रही हैं कि जो तालिबान हैं, अफगान तालिबान, वो टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन कर नहीं सकते, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो नहीं कर सकते या वो करना नहीं चाहते? जी देखिए, इसमें दो फैक्शन है। एक तो जो आपने बात की कि वो कर नहीं सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि अफगान तालिबान इतने जो है कम उनके पास पावर है या कॉम्पिटेंस है कि वो उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकते। यस, ये है कि सिंस दहशतगर्दी जो है या दहशतगर्द जो है वो सामने आके तो बैठते नहीं। दूर दराज इलाकों में बैठे हुए एक दो प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के जहाँ पे इन टीटीपी वालों का ही कंट्रोल है। तो अफगान तालिबान के पास भी इतनी वेपनरी नहीं है, इतनी फोर्स नहीं है कि वो जाके इन पे अटैक करें, अग्रेसिव पोस्चर अपनाएं, ऑफेंसिव लॉन्च करें इनके खिलाफ रेगुलर तरीके से और फिर इनको जो है एलिमिनेट करें या स्मोक आउट करें। तो डिफिकल्ट है, टेरेन भी काफी डिफिकल्ट है और दोनों वही एक ही नेचर के लोग हैं, लड़ने झगड़ने वाले, खुद जंगों में लड़े रहते हैं। अगर जाग रहा तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते, तारीख है इनकी। तो बेसिक जो इनके ऊपर कंपल्शन है वो दो तीन है। एक तो ये कि दे कांट फाइट देम आउट कंप्लीटली, उनको वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी या पावर नहीं है। दूसरा ये है कि उनकी नेचर ऐसी है और वो उनका जो माइंडसेट है हाफिज किस्म का शुरू से, और वो ही एक माइंडसेट चला आ रहा है कि वो हमारे मेहमान हैं, हम मेहमानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करते। आप देखिए, उसामा बिन लादेन को 20 साल छुपाए रखा और अफगानिस्तान की इन्होंने तबाही बर्बादी मचा के रखी। अभी 20 साल से इनको छुपा के रखा हुआ है, फिर वही हाल करवा रहे हैं। और एक दफा फिर मुझे लगता है कि जो इनका रवैया ऐसे ही रहा अफगान तालिबान का, तो इनके दिन बहुत थोड़े हैं। दुनिया अभी बहुत तेजी से इनके ऊपर नजरें गाड़ना शुरू कर दी हैं। आज चाइनीज आप देखिए कि एम्बेसडर का बयान आया यूएनओ से, बड़ा सख्त किस्म का, और उसके बाद रिपोर्ट जो थी एक रिलीज हुई है इनके खिलाफ। तो ये बढ़ता जा रहा है तासर। और तीसरा जो आंसर है वो मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि इनका आपस में गठजोड़ है। आप अभी देखें कि नूर वली मसूद और दूसरे जितने भी गुल बहादुर वगैरह वो काबुल में बैठे हुए हैं, और रिपोर्टरली जो है गुल बहादुर को ये महीने का $40,000 को पैसे भी देते हैं ताकि उनके अखराजात करते रहे। तो जब हैंड्स एंड ग्लव्स हैं तो फिर तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इकट्ठे ये लड़ते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, वो ये है कि वॉर इकोनॉमी है, उसके थ्रू पैसे कमाने। वैसे तो ट्रेड है नहीं है, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, बैंकिंग सिस्टम खत्म हुआ है, सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो एक ही इकोनॉमी का तरीका है कि वॉर इकोनॉमी से पैसे लिए जाएं। वॉर इकोनॉमी कैसे जनरेट होगी? आप किसी से लड़ेंगे तो पैसे आएंगे ना, लड़ कोई सकते नहीं है कोई किसी मुल्क से, तो फिर आप दहशतगर्दी पे आते हैं। तो वो भी इनको कमा के देते हैं, ये उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये वाइस वर्सा वाला खाता है, हैंड्स एंड ग्लव्स है। ऐसे ही है। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने फैसला किया कि मतलब कि जवाबी जो कार्रवाई हुई, जाहिर है अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए अफगानिस्तान के अंदर अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। पाकिस्तान के पास आप क्या समझते हैं, मजीद क्या ऑप्शंस हैं और अभी जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है, जरा बयान कीजिए। जी, अभी जो सिचुएशन है, देखें, ये ऑप्शन जो था पाकिस्तान का, अफगानिस्तान के अंदर जाके आप अटैक करें और जो आपके टारगेट्स हैं उनको एंगेज करके डिस्ट्रॉय करें, दिस वाज द लास्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल की है। आप देखें कि कितने इनसे डायलॉग किए, हमारे आला सतह वफद वहां पे जाते रहे, डिफेंस मिनिस्टर 2 दफा गए, चीफ आर्मी स्टाफ गए, उसके बाद जो आर्मी के डेलीगेशन जाते रहे, कोई 60-70 में आपको गिनवा सकता हूँ। तो जब 60-70 कोशिशें हो चुकी इनके साथ बातचीत, इनको समझाने के लिए जो आपका रवैया ठीक नहीं है,
आप आए अभी तक आपको किसी एक मुल्क ने भी सिवाय रशिया के रिकॉग्नाइज नहीं किया। आपने ऊपर वाले पेडेस्टल पे आना है ताकि आप दुनिया के साथ चल सकें। अपना रवैया बेहतर करेंगे तो आप आएंगे। जो आपने वादे किए हुए हैं दोहा में वो पूरे करेंगे तो आएंगे। आप वो वादे भी पूरे नहीं कर रहे तो आप आइसोलेशन में रहेंगे। आइसोलेशन में बैठ के गवर्नेंस नहीं की जा सकती। पहाड़ों में बैठ के लड़ा तो जा सकता है लेकिन गवर्नेंस और हुकूमत नहीं की जा सकती। ये बहुत समझाया नहीं है। उसके बाद आप देखें फिर जब पहला फेज हुआ फिर दोहा में चले गए, फिर टर्की में चले गए, बातें मानते हैं, सारा कुछ करते हैं। पहले तो कहते थे है नहीं, फिर वो कहते यहीं पे मौजूद है, फिर कहते हमारा उन पे कंट्रोल नहीं है, फिर वो कहते ये हमारे मेहमान हैं। तो काइंड ऑफ रेफ्यूजेस एवरी टाइम दे आर टेकिंग। अभी जो इस मैरिज में पाकिस्तान पहुंचा है, देखें जो भी शहीद होता पाकिस्तान से, चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा था किसी भी एक हमारे लहू का कतरा जो है वो पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा कीमती, हम उसका बदला देंगे। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है, सबर का पैमाना खत्म हो गया। उसके बाद ये एक ऑपरेशन लाजिम बात है, प्लानिंग की होती है, करके रखा हुआ था कि एंगेज किया जाए टीटीपी के टारगेट जो अफगानिस्तान के बीच में, या वो जगह जहां से ये मुसल्ला होके आते हैं या अपने आप को इक्विप करते हैं और पाकिस्तान पे आगे हमले करते हैं, उनको हमने टारगेट किया है। और उसका ये फेज अभी चल रहा है, कंक्लूड नहीं हुआ इस साइकिल का। लेकिन लेट मी टेल यू कि ये वाला ऑप्शन जो है जब हमने एक्सरसाइज किया था, इसके बहुत अच्छे नतीजे निकले, बहुत अच्छे। आपने देखा दहशतगर्दी में भी कमी आई है और अफगान तालिबान जो बहुत बहुत नारे लगाते हैं, हमारे भाई हैं, अभी भी हम उनके साथ चलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। उनको बहकावे में ले लिया इंडिया ने, उनको ट्रैप करके ले गए इजराइल वाले। तो उनको समझना चाहिए कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम का नाम लेते हैं, कुरान का नाम लेते हैं और कुरान की नफी करके, कुरान कहता है यहूद और नसारा आपके दुश्मन, आप दुश्मनों की गोद में बैठ गए। तो गोद से निकले जाके, आप देखिए आपका अच्छा कौन है, बुरा कौन है। ठीक है बघेल साहब, थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा कि पाकिस्तान ने अब तक कितने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव कर लिए हैं, और क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है कि पाकिस्तान जो है मुकम्मल जो अमन है उसके लिए अपने तमाम जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर? क्या ये मुमकिन भी है? ये देखें, एक चीज मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि अफगानिस्तान के तालिबान को ये पता होना चाहिए कि जो वो जंगें पहले वो लड़ते रहे हैं, एक तो वो जंगें भी पाकिस्तान इनके साथ अपना कंधा पेश करके लड़ता है। कामयाबी अगर इनको थोड़ी बहुत हुई, अगर पाकिस्तान साथ ना होता तो इनके पास तो एक गोली चलाने के लिए भी गोलियां ना होती। और दूसरा ये है कि ये अपने मुल्क में बैठ के लड़ना बहुत आसान है। गुरिल्ला वारफेयर जब इसको आप कहते हैं, छुप के लड़ना, या LIC कहते हैं, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, दूसरे के मुल्क में जाके लड़ना इज नॉट इजी। और तीसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, अफगान तालिबान को भी शायद इस चीज का इल्म ना हो। जितना हम उनको जानते हैं या जितना हम उनके इलाके को जानते हैं, उतना शायद वो खुद भी ना जानते हैं। इसलिए हमारे लिए वहां पे जाके कार्रवाई करना, उसको सक्सेसफुल तरीके से करके वापस आना या डिस्ट्रॉय करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तहिया किया हुआ जितनी भी क्यादत है मिलिट्री की और हमारी पॉलिटिकल क्यादत, उन्होंने अपना रिजॉल्व शो किया और इस पे एक बैठ के तहिया कर लिया हुआ है कि जब तक पाकिस्तान के 2 ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, ये ऑनस्लॉट अफगानिस्तान पे चलता रहेगा। वो 2 ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियरली DGI ने भी बताए थे, मैं भी बता देता हूँ। TTP वालों के खिलाफ आप एक्शन कर लें और उनको एलिमिनेट कर दें, ठीक है, और दूसरा उनके खिलाफ फतवा दे दें और ये डिसाइड कर लें आपने उनके साथ बैठना या आपने हमारे साथ बैठना। तो दैट इज ऑल। ये एक क्वेश्चन है। जब वो फेंस के इस तरफ क्रॉस करके आ जाएंगे, ये हमले भी बंद हो जाएंगे, वो उसी तरह हमारे मेज पे बैठ के फ्री लंच भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, ट्रेड भी लेंगे, सब सहूलतें लेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान उनका हाथ पकड़ के उनको जो वर्ल्ड पेडेस्टल है उस पे लेके जाएगा और दुनिया को दिखा सकेगा। ठीक है बघेल साहब, दूसरी तरफ से एक बात कही जाती है, चूंकि इतना तो जाहिर है वो सब्जेक्टिव बात नहीं है, लेकिन फिर भी बात से बात निकली तो मैंने कहा पूछ ही लूं। कहा जाता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीकी, बरतानवी और रूसी फौजियों का कब्रिस्तान बनी हुई है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आप इस मफरूजे को कैसे देखते हैं? ये सबसे ज्यादा कब्रिस्तान तो इनका अपना बना हुआ है। मैंने कहा ना, दे आर द सन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये या तो जंगें लड़ते हैं, अगर जंग कोई ना तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इनकी एक हिस्ट्री आप देखते हैं कि आप शुरू से चलो दाऊद से ले लें, जार शाह से लेके जंग, दाऊद से जंग, बबर काबल जंग, तरक जंग, ठीक है, फिजुल्ला अमीन जंग, उसके बाद तालिबान आ गए जंग, फिर तालिबान चले गए, नॉर्दर्न अलायंस आ गया जंग, आपस में जंग, फिर अमेरिका आ गया, रशिया आ गया, अमेरिका आ गया। आप ये देखें कि जब रशिया आया, मैंने कहा था अगर पाकिस्तान इनके साथ ना हो
पाकिस्तान इनको अपना कंधा ना दे, इनको अपने बेसिस ना दे, इनको ट्रेनिंग ना दे, इनको डायरेक्शन ना दे, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, ये स्टेट क्राफ्ट भी नहीं जानते कि दुनिया पे चलना कैसे, बातचीत कैसे करनी है। इनको तो ये भी नहीं पता गोली जो है कि इसको मारने की तरफ चलानी है। तो अगर पाकिस्तान साथ ना होता, पाकिस्तान साथ बैठ के ना लड़ता, सारी सपोर्ट ना देता, सवाल ही पैदा नहीं होता था ये सोवियत यूनियन को यहाँ से निकाल लेते। और फिर सोवियत यूनियन को शिकस्त नहीं दी है उन्होंने, वो एक एग्रीमेंट के तहत यहाँ से वापस गए। इस तरह मैर्केल को देख लें, उस पर मैं नहीं ये कहना चाहता कि किसका क्या रोल था, सारी दुनिया को पता है। और ये अकेले बैठ के क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। सब कुछ हुआ, इनको सपोर्ट भी दी गई, इनको ट्रेनिंग भी दी गई, इनको हर चीज मुज़ाकरात के बीच में इनको फैसिलिटेट किया गया। फिर भी एक एग्रीमेंट के तहत गए हैं, कुछ इन्होंने बुलाया नहीं है मार के उनको, क्योंकि कब्रिस्तान नहीं बना हुआ है। जितनी उनकी कब्रें हैं उनसे मेरा ख्याल है कि 20 गुना ज्यादा इनकी कब्रें हैं वहां। और उसके बाद जो अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, अब तारीख पढ़ लें, हिस्ट्री देख लें, अंग्रेज गया, उसने इलाका पता किया और वहां पे अपना बंदा बैठा गया, जो हुसैन था अपना बंदा बैठाया, उसने वहां से गुजरना शुरू की। उसने फिर अंग्रेजों को खत लिखा कि ये जो बॉर्डर है इसको आप जरा रिकॉग्नाइज करवा दें, डिमार्केट कर दें। उसके कहने पे ये बॉर्डर बना, जो ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली हुई है उस दौर की। तो ये सारा एक मिस नॉर्म है, ठीक, मिस नॉर्मर है, मिसकंसेप्शन है। ये लोगों को जैसे झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, कुरान और हदीस को गलत मफहूम लोगों को सुना के, जितने टेररिस्ट हैं जो हम पकड़ते हैं उनमें से 80% को ना नमाज पढ़नी आती ना कलमा पढ़ना आता, उनको कहते हैं काफिरों के खिलाफ। इस तरह झूठ बोल के ये लोगों को वहां पे एक बयानियां देते हैं। और अगर यही बात है, कब्रिस्तान है, तो अभी तो पाकिस्तान ने अपना फेज जो है शुरू किया, हफ्ता 10 दिन हो गए जो अग्रेशन का है। तो अभी ये कुछ 4-5 मुल्कों तो मिन्नत कर चुके हैं जाके कि हमारी बातचीत शुरू करवा दें, और मैसेज कन्वे किया कि हम हाई लेवल का एक डेलीगेशन लेके आने के लिए तैयार है पाकिस्तान में। तो कब्रिस्तान हो तो फिर इस तरह की बातें ऐसे ही है। बगेट साहब, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज का जो ऑप्शन है वो आप उसको कैसे देखते हैं? और प्लस ये भी ज़रा देखिए, इसका भी ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अफगानिस्तान के जो इंटरनल ग्रुप्स हैं, जैसा कि सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो NRF है, उसमें कितनी कैपेसिटी है ये सब लेकर चलने में? और क्या आपको लगता है कि अगर रिजीम चेंज हो जाता है अफ़गानिस्तान में, मुख्तलिफ ग्रुप्स की एक नेशनल गवर्नमेंट बन भी जाती है, हम बात कर रहे हैं इफ मतलब अगर ऐसे हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये जो एक दरीना मसला है इस खित्ते का, सिक्योरिटी का मसला, ये हल हो जाएगा? देखिए, इसके जो मसले की जड़ है ना वो बड़ी क्लियर है कि जब डिसीजन यहाँ से निकला तो उस वक्त डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी जिसमें सारे फैक्शन मौजूद होंगे। खाना कबा में जाके हलफ लिया गया, गवर्नमेंट बना दी गई, अगले दिन आगे इन्होंने एक दूसरे बंदूकें की। मैंने कहा ना, जब जंग ना हो तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक जिबलत है, एक इनकी करैक्टर है और इनकी ट्रेडिशन है ऐसी। और उसके बाद जब तो जानबूझ के किया कि मौका था, और पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप निकलने से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दें यहाँ पे, जो ब्रॉड बेस हो, ऑल इंक्लूसिव हो, वो बैठे आके इंटरिम के तौर पे। उसके बाद इंतखाबात करवा के, जो भी जब स्टेबलाइजेशन आती है इंतखाबात करवाएं, जो भी अवाम चाहते हैं उसकी मर्जी की गवर्नमेंट आए। और अफगानिस्तान अमेरिकन जानबूझ के इसको वाइड छोड़ के गए और तालिबान आ गए। उसके रीजन मैं बताता हूँ, उसकी जियोपॉलिटिकल रीजन है कि जब ये वाइड एक यहाँ पे इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की चाइना ने, चाइना के वाइड इंटरेस्ट है यहाँ पे अफगानिस्तान के बीच में माइन, मिनरल्स, रेयर अर्थ वगैरह के, और उसके बाद यहाँ से थ्रू होके सेंट्रल एशियन स्टेट सीपैक को लेके जाना और वहां से कनेक्ट करना। तो अमेरिका चाहता था कि एक स्टेबल अफगानिस्तान मैं चाइना के लिए ना छोड़ूं और इस तरह का डबल अफगानिस्तान हो ताकि वो यहाँ से फायदा ना उठा सके। तो ये एक छोड़ के गए। उसके बाद जो रिजीम चेंज की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को कोई ऐसा नजरिया नहीं है रिजीम चेंज का, नॉट एट ऑल। अंदर उनके बीच में काफी ट्रबल चल रही है। अभी बहुत सारे ग्रुप्स आ गए हैं जो कि समझते हैं कि हार्ड लाइनर जो है अब्दुल्ला एंड ग्रुप, ये ठीक नहीं है, अफगानिस्तान की तबाही बर्बादी के पीछे पड़े हुए, हमें दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए। आपने सुना होगा कि दोहा में जो इनका एक ऑफिस था वो भी कतर वालों ने बंद करवा दिया है। सारी दुनिया इनसे आके फेर के इनके खिलाफ आवाजें निकालना शुरू हो गई। जब इनका रवैया ये होगा तो दुनिया अपने दुखों को देखेगी, अपने प्रॉब्लम को देखेगी कि ये हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये 22 दहशतगर्द तंजीमें सारे मुल्कों का दरवाजा खटखटाना शुरू हो गई हैं अभी टाइम है जितने। चाइना से दुखी है, ईरान है, अजरबैजान है, ताजिकिस्तान है, अमेरिका तक ये पहुंचे।
तो जारी जब सारी दुनिया एक नुक्ते पे आ जाएगी, दे आर द पॉइंट ऑफ ट्रबल, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म ये है, तो इसे जान छुड़ानी चाहिए। तो लाजिम बात है, मुख्तलिफ लायामल होते हैं, फिर वो जैसे आपने कहा नॉर्दर्न लाइट्स उठ के खड़े हुए, अंदर से अफगानिस्तान की बड़ी आवाज है, लोग जनरल पब्लिक निकलने के आना शुरू हुई। जब पाकिस्तान अटैक किया तो औरतों ने जुलूस निकाला पाकिस्तान के हक में कि इनसे जान छुड़ाएं, लोगों ने निकाला है। आपको लग रहा है ब्रिगेडियर साहब, आपको लग रहा है कि इंटरनल ग्रुप्स में अब इतने तगड़े ग्रुप्स बन गए हैं कि ये तालिबान को, जो उसके रिजीम को है, वो उनका तख्ता उलट सकते हैं? देखिए, इसको में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ये किसी वक्त भी हो सकता है। कोई भी इनका एक पैक्ट नजरिया तो है नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव तो है नहीं है। ये कोई जबान समझते हैं, डॉलर की समझते हैं, पावर शुरू हो जाए उस तरफ झुक के चले जाएंगे, पावर किसी के हाथ में है जो उसके सामने झुक जाएंगे। तो दुनिया अगर इनसे, दुनिया को तकलीफ है और वो समझती है कि यहाँ पे एक और 9/11 पक रहा है, ड्राइव हो रहा है, तो लाजिम बात है इनके खिलाफ कुछ ना कुछ जो है सोचा जाए, कोई प्लान बनाया जाएगा। और जो वहां पे प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं, मुख्तलिफ तंजीमें जो मुख्तलिफ मुल्क उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनको ट्रिगर किया होगा, किक स्टार्ट काम हो सकता है। और अंदर भी इतनी वहां पे इनकी ट्रबल है कि अगर दूसरा ग्रुप चाहे तो इनको बिल्कुल कंधारी ग्रुप को टॉपल कर सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अंदर से एक चेंज आ जाए, बजाय ये कि रजीम चेंज होने के। ये मेरा ख्याल बेहतर ऑप्शन होगा, ताकि और फिर इनको स्टेबलाइज करने के बाद इलेक्शन करवाएं या एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएं, वो आके इलेक्शन करवाए। तालिबान तो इम्पोज हो गए और इनके जाने का वो कोई नाम नहीं ले रहे और ना ही कोई इंतखाबात करवाने का नाम ले रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप अगर दोनों मुल्कों की फौजी ताकत को देखते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो जो अफगानिस्तान है इंडिया की बैकिंग से कितनी देर रेजिस्ट कर सकता है पाकिस्तान के सामने? नॉट एट कोई रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई काबिल जायजा है नहीं है। जो आप अगर मिलिट्री पावर की बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कोई मुकाबला ही नहीं अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ। हमने जो उनके मास्टर हैं, जो उनके आका हैं, और उनको हमने जो धूल चटाई है 7 मई को, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो हमारे भाई हैं, छोटे हैं, भटके हुए हैं, और इनको हमारी ताकत का पता है, दुनिया को भी पता है, दुनिया मानी है। इसलिए आपकी लेवरेज बढ़ी है, आपकी जो रेलेवेंस बढ़ी है, और आपको हर फोरम पे लिया जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, आपका नाम लिया जाता है। जो इंडियन बैकिंग है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया क्यों इनको बैक कर रहा है। इंडिया जो हमारा अस्वाइल है, एनिमी है, सारा कुछ है, उसको बड़ा ये जरूर था कि पाकिस्तान के साथ हम जो कन्वेंशनल वार है हमारा पल्ला भारी, और हम जब चाहेंगे पाकिस्तान को इससे चोट दे सकते हैं या ब्लीड कर सकते हैं। और जो अनकन्वेंशनल वारफेयर है उसमें हम समझते थे कि हमारा उनसे पल्ला भारी, और लेकिन जब 9 मई हुआ उसने सारा एक सिनेरियो चेंज कर दिया, ओवरऑल मेकअप चेंज कर दिया, और एक जो ऑप्टिक्स थे वो भी जो उधर थे वो घूम के हमारी तरफ आ गए कि कन्वेंशनल वारफेयर में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पल्ला भारी है। तो इंडिया ये बात समझ गया कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के अंदर, वो कन्वेंशनल वारफेयर के थ्रू, जंग के थ्रू हासिल नहीं कर सकता। तो उसको दूसरा हासिल करने के तरीके क्या होते हैं? आप डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको ले सकते हैं, वो भी आपकी रेलेवेंस ज्यादा बढ़ गई। फिर आप इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर आ जाते हैं, आप कमजोर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी स्टैंडिंग की वजह से आपको दिया जाता है, लिया जाता है। फिर एक ऑप्शन रह जाता है, वो है टेररिज्म का ऑप्शन, जो अजीत तोवल का पसंदीदा है। अभी हफ्ता पहले भी उसने कहा था कि मुझे अगर ये 4 ऑप्शन दिया जाए तो उनमें से मैं ये टेररिज्म पे चुनूंगा, क्योंकि इस पे कम पैसे लगते हैं, कम आपकी एफर्ट लगती है, लेकिन इसके इफेक्ट पूरी दुनिया में फैलते हैं। तो भारत ने अभी ये सोचा कि विदाउट यूजिंग मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट, हमें तो शिकस्त हो जाती जब भी पाकिस्तान के सामने जाते हैं, तो इसको यूज करें एज ए प्रॉक्सी के तौर पे, इनको पैसे दें, और जो पैसे हम जंग पे खर्चते हैं उसका कोई 5वां या 1000वां हिस्सा इनको दें, और इनसे वो काम करवाने की कोशिश करें जो हम नहीं कर पा रहे। तो अब अभी दोनों की कंपल्शन है। अफगानिस्तान को पैसे चाहिए, डॉलर, इंडिया को रिजल्ट चाहिए पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि वहां पे डिसइंटीग्रेशन हो, डिस्टेबलाइजेशन हो, तो दोनों आपस में झुके हुए हैं। लेकिन ये सारा कुछ दुनिया को समझ आ गया, वो दुनिया भी जानती है। अभी नाम आना शुरू हो गया ना इंडिया के भी। आज जो चाइना के एम्बेसडर यूएनओ की स्टेटमेंट, उसमें इंडिया का नाम है कि इनको सपोर्ट कर रहा है लिंकेजेस उसके साथ। तो इंडिया वैसे भी अभी टॉक ऑफ द टाउन बन गया कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है मुख्तलिफ मुल्कों में। तो ये अभी नजरें अगर अफगानिस्तान पे आती हैं तो इंडिया पे भी जा रहे हैं। तो जो प्रेशर अफगानिस्तान पे आएगा वो इंडिया पे ज्यादा भी आएगा।
तो ये इतना ज्यादा जो ये अभी फ्रेंडशिप है, मैं नहीं समझता कि इसकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत सालों में निहित है। जो ही अफगानिस्तान के हमारे भाई हैं उनको समझ आए कि वो गलत डायरेक्शन में, गलत जगह पे चले गए हुए हैं, वो फिर के जो इंडिया उनके साथ करवा रहा है हमारे खिलाफ, वही वो उनके खिलाफ करना शुरू कर देंगे। Right. मैं नहीं समझता इट्स अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप आगे। राइट बघेल साहब, आज के प्रोग्राम में हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और जो खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से जो हमने जायजा लिया। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम।